हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये हमारा आगरा ट्रिप का सेकंड पार्ट है और हम इस वीडियो में फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे लगा था कि हम लोग फतेहपुर सीकरी को एक वीडियो में कवर कर लेंगे, बट फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो इसको एक वीडियो में बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम मोस्टली फतेहपुर के बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग सीकरी के बारे में जानेंगे। तो गाइज, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक बने रहना, कहीं जाइएगा मत। तो दोस्तों, ये कार हम लोगों ने रेंट पे ली है आगरा से फतेहपुर जाने के लिए और उसके बाद वहां से रिटर्न आने के लिए। इसका रेंट 2000 रुपये है। तो चलो फिर सफ़र को स्टार्ट करते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं। अगर फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ताजमहल की तरह फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अगर आपको यूनेस्को के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको यूनेस्को के बारे में बता रहा हूँ। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिस्टोरिकली और कल्चरली जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है, जैसे ताजमहल हो गया, ये फतेहपुर सीकरी हो गया, ऐसे प्लेसेस की लिस्ट मेंटेन करता है ताकि उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से की जाए। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम बात कर रहे थे फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फतेहपुर और दूसरा है सीकरी। इस वीडियो में हम मोस्टली फतेहपुर के बारे में बात करेंगे क्योंकि सीकरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फतेहपुर का मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। इसे अकबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया था। फतेहपुर सीकरी का काम 1571 से लेके 1573 तक कंप्लीट किया गया और इसे अकबर ने अपना कैपिटल भी बना लिया था। मतलब अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड सारे काम यहीं से करते थे। बट अकबर यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक पाते। बहुत सारी चीजों के चलते अकबर को अपना कैपिटल फतेहपुर से आगरा शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद अकबर कैपिटल को आगरा से लाहौर शिफ्ट करते हैं। चलो तो फिर जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से अकबर को अपना कैपिटल फतेहपुर सीकरी से शिफ्ट करना पड़ा। पहला रीजन ये बोला जाता है कि फतेहपुर सीकरी में बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज रहता था उस टाइम और वहां पर पानी का कोई रिलायबल सोर्स नहीं था। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो फतेहपुर सीकरी की लोकेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड और मिलिट्री रूट्स जो थे उस टाइम के, उससे थोड़ी दूर थी। तो ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता था कि फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाने का। दोस्तों, बाकी स्टोरी तो चलो ठीक है। क्या आपको ये पता है कि अकबर ने यही जगह क्यों चुनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? वो इसलिए कि यहाँ पर एक छोटा गांव था जिसका नाम था सीकरी और वहां पर रहते थे सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, जो उस टाइम अपने स्पिरिचुअल पावर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, चलो ठीक है, सलीम चिश्ती साहब के पास होंगी पावर्स, तो उससे अकबर को क्या लेना देना? अकबर को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो सलीम चिश्ती साहब के पास जाना पड़ा उन्हें? तो उसका रीजन ये था कि अकबर की 3 रानियां थी, बट अकबर को कोई बेटा नहीं था उस टाइम। बादशाह अकबर बेटा न होने की वजह से परेशान थे क्योंकि उनके इतने बड़े साम्राज्य का कोई वारिस ही नहीं था। बेटे के लिए अकबर हर जगह पे मन्नत मांगते बट कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी पहुंच गए हैं। अभी हम लोगों ने गाड़ी वहां पे पार्क करके हम लोग फतेहपुर सीकरी की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ से आगे जाने के लिए आपको गोल्फ कार्ट से ट्रैवल करना पड़ता है। इसका टिकट होता है लगभग 50 रुपये होता है। मैं गोल्फ कार्ट के एकदम पीछे वाले सीट पे बैठ के रास्ते को एंजॉय कर रहा हूँ। तो चलो अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जब अकबर को शेख सलीम चिश्ती जी के बारे में पता चलता है तो अकबर अपने बेटे की मन्नत मांगने के लिए शेख सलीम चिश्ती जी से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा होता है, उसका नाम सलीम रखा जाता है शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। बेटा होने की खुशी पे अकबर यहाँ पर एक बड़ी सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं जिसे हम लोग अभी फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप फतेहपुर सीकरी को विजिट करना चाहते हो तो कभी भी कर सकते हो क्योंकि ये वीक में ऑल डेज ओपन रहता है। यहाँ से अभी हम लोगों को एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा जो कि 50 रुपये का रहता है। तो चलिए फिर घूमते हैं अब फतेहपुर सिटी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। हम लोग वन बाय वन हर एक चीज के बारे में जानेंगे यहाँ पे। जैसे आप फतेहपुर में एंट्री करोगे तब आपको पहली चीज दिखेगी दीवाने आम।
ये जो है दीवाने आम है। यहाँ पर अकबर आम जनता से मिला करते थे। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा ग्राउंड है। दीवाने आम के बाद हमें दूसरी चीज जो दिखती है ये है दीवाने खास। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दीवाने खास है। ये दीवाने खास के सराउंडिंग का एरिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो चलो फिर जानते हैं दीवाने खास के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। ये बाहर से डबल स्टोरी दिख रहा है बट ये एक्चुअल में सिंगल स्टोरी ही है। यहाँ पर अकबर अपने कुछ खास लोगों से मिलते थे। क्या आपको पता है कि अकबर ने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था जिसका नाम था दिन ए इलाही। अकबर ने 1582 में दिन ए इलाही इस रिलीजन की स्थापना की थी। ये जो नया धर्म था ये सभी धर्मों का मिश्रण था। इस धर्म के अकॉर्डिंग सबका ईश्वर एक था बट इस धर्म के ज्यादा फॉलोवर नहीं बन पाए। सिर्फ 18 फॉलोवर्स थे। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो है बिरबल। वैसे बिरबल जी के बारे में हम लोग आगे बात करने ही वाले हैं। आपको एक स्क्रीन पे एक सेंट्रल पिलर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसे लोटस थ्रोन पिलर भी कहते हैं। इस पिलर के ऊपर 4 रिलीजन के आर्किटेक्चर दिए गए हैं दोस्तों, इसीलिए इसे दिन ए इलाही पिलर से भी जाना जाता है क्योंकि ये पिलर अकबर के दिन ए इलाही रिलीजन से इंस्पायर्ड था। इस पिलर के जस्ट ऊपर मतलब सेंट्रल पोजीशन पे अकबर बैठते थे और बाकी जो चारों साइड से उनके मंत्री बैठा करते थे। आप देख सकते हो इस पिलर पे की गई कार्विंग काफी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट है। अभी आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये छोटा सा टेम्पल टाइप दिख रहा है। ये है ज्योतिषी की बैठक। अकबर के टाइम पे एक ज्योतिषी हुआ करते थे, उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। वो यहाँ बैठकर भविष्यवाणी किया करते थे। ज्योतिषी की बैठक को लग के जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो ये है ट्रेजरी हाउस। यहाँ पर अकबर यानी मुगल्स अपना शाही खजाना रखा करते थे। अभी जो आप स्क्रीन पे एक 5 स्टोरी बिल्डिंग देख पा रहे होंगे ये है पंचमहल। इसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो उस टाइम गर्मी से बचने के लिए ये हवा महल को बनाया गया था। अकबर अपने तीनों रानियों के साथ ये जो आप टॉप फ्लोर देख रहे हो ना वहां बैठा करते थे। वहां पर नेचुरल एयर कंडीशन को एंजॉय करते थे। दोस्तों क्या आपको अकबर के तीनों रानियों के नाम पता है? अगर पता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू क्वीन जोधाबाई जो थी वो इसके टॉप फ्लोर से करवा चौथ का चांद देखा करती थी और अकबर की मुस्लिम क्वीन जो थी जिनका नाम था रुकैया बेगम वो वहां से ईद और रमजान का चांद देखा करती थी। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये मदरसा है और यहाँ पर गर्ल्स स्कूल हुआ करता था और जो ऊपर वाला जो फ्लोर है यहाँ पर लाइब्रेरी हुआ करती थी। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो आपको जमीन पर कुछ व्हाइट स्ट्रिप्स में कुछ ड्रॉ किया हुआ दिखेगा। ये एक्चुअली चौसर गेम है। चौसर यानी आज का लूडो गेम। कहते हैं कि अकबर जोधाबाई के साथ मिलके यहाँ पर लूडो खेलते थे। जब अकबर और जोधाबाई गेम खेलते थे तो यहाँ पर टोकन्स की जगह पे दासियों का यूज होता था। जैसे कोई अगर फांसा अगर फेंकते थे कोई नंबर आता था तो दासियां उतने नंबर डांस करते हुए चलती थी और जो दासी इस गेम में जीत जाती थी उसे इनाम दिया जाता था। तो दोस्तों अब हम जानने वाले अनूप तालाब के बारे में। ये जो आप तालाब अभी स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे पहले अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था। इसे तालाब बनाने का एक मेन रीजन था तानसेन। अगर तानसेन जी की बात करूं तो तानसेन जी संगीतकार थे और अकबर के 9 मंत्रियों में से भी वो एक थे। तानसेन जी को अकबर ने मियान का खिताब दिया था। ये जो आप सामने सेंट्रल में जगह देख रहे हो ना यहाँ पर तानसेन जी बैठकर गाना गाते थे। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है अकबर महल। इस महल के टॉप पर बैठकर अकबर तानसेन जी के गाने का आनंद लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है जब तानसेन गाना गाते थे तब अपने आप बारिश होती थी और जब वो दीपक राग गाया करते थे तब ऑटोमेटिकली सारे पानी में दीपक जल जाया करते थे। दोस्तों अब क्या आपको पता है यहाँ पे इस लोकेशन पे एक मूवी की शूटिंग हुई थी, एक गाना शूट किया गया था। अगर किसी को आइडिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मुझे तो पता है बट मैं आपसे जानना चाहूंगा। बस मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, वो मूवी शाहरुख खान की है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक छोटा सा महल है। ये महल है रुकैया बेगम का।
जो कि अकबर की मुस्लिम वाइफ थी। ये महल जो है अकबर ने अपनी मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम की रिक्वेस्ट पे बनाया था और इसे टर्किश सुल्ताना हाउस भी कहते हैं। रुकैया बेगम ने अकबर से रिक्वेस्ट की थी कि उनका महल छोटा हो बट बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। आप देख ही सकते हो कि ये कितना खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। ये महल बनाने के लिए इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। आप देख सकते हो डेकोरेशन काफी खूबसूरत है और बहुत इंट्रिकेट डिजाइन्स है इस पूरे महल के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो ये टर्किश सुल्ताना हाउस की वॉल है। देख सकते हो उसके ऊपर कितना इंट्रिकेट डिजाइन किया हुआ है और कितना खूबसूरत ये दिख रहा है ये यहाँ पे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है पानी का मटका। इस मटके में उस टाइम गंगा जल भरा रहता था और गंगा जल को हरिद्वार से लाया जाता था। अकबर और उनकी तीनों रानियां यही गंगा जल पिया करते थे। अभी हम लोग डाइनिंग हॉल में आए हैं। उस टाइम टेबल चेयर नहीं होता था तो सारे लोग जमीन पे बैठ के ही खाना खाते थे। यहाँ पर आप वॉल्स के दोनों साइड पे कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। ये एक्चुअली वॉल के दोनों साइड है। एक साइड पे वेज फूड होता था और दूसरे साइड पे नॉन वेज फूड होता था। ये वेज नॉन वेज का सेग्रीगेशन इसलिए था क्योंकि जोधाबाई जो थी वो वेजिटेरियन थी और ये जो डाइनिंग एरिया जो है वो अकबर महल का ही एक्सटेंशन है। तो अभी हम लोग आए हैं बादशाह अकबर के बेडरूम में और ये जो आप सामने जो देख रहे हो ये बादशाह अकबर का बेड है। आप देख सकते हो जमीन से काफी हाइट पे है ये। वैसे तो अकबर के 2 बेडरूम थे, एक समर के लिए और दूसरा विंटर के लिए। विंटर बेडरूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है जहां पर अभी जाने की इजाजत नहीं है हमें। अभी जो आप देख रहे हो ये है समर बेडरूम। उस टाइम जमीन पर गुलाब जल रहता था जो रूम को ठंडा रखने में हेल्प करता था। इसे बादशाह अकबर के सपनों का महल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ड्रीम हाउस ऑफ अकबर। अभी मैं दिखाने वाला हूँ अकबर महल का इंटीरियर। आप देख सकते हो ये है अकबर महल का इंटीरियर। अभी आप बाहर से अच्छे से देख सकते हो ये है अकबर महल और इसी के जस्ट सामने है अनूप तालाब जहां पर तानसेन गाना गाया करते थे। चलो अब आगे चलते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये है मरियम महल। क्या आपको पता है मरियम कौन है? मरियम अकबर की सेकंड वाइफ थी जो कि क्रिश्चियन थी। उस टाइम इस महल के अंदर दीवारों पर गोल्डन प्लेटेड की पेंटिंग्स होती थी बट जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इस महल को पहले आग लगा दी और उसके बाद सारा सोना निकाल लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी कुछ पेंटिंग्स अभी भी आप वहां पे देख सकते हो। ऑब्वियसली अभी गोल्ड तो नहीं होगा वहां पे, गोल्ड तो सारा ब्रिटिशर्स ले गए, तो बट पेंटिंग्स के कुछ रेमनेंट्स जो है वो अभी भी दीवारों पे है। आप देख सकते हो। थोड़ी देर में हम लोग जब अंदर चल जाएंगे तो मैं वो पेंटिंग्स आपको दिखा दूंगा। बट मरियम महल के अंदर जाने से पहले हम लोग पहले जानेंगे किचन्स के बारे में। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है नॉनवेज किचन। यहाँ पे नॉनवेज फूड बनता था। अकबर की 2 वाइफ जो थी, एक रुकैया जो कि मुस्लिम थी और दूसरी मरियम जो कि क्रिश्चियन थी, वो दोनों नॉनवेज थी तो उनका खाना यहाँ पे बनता था। चलो अब चलते हैं जोधाबाई के वेज किचन की तरफ। ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे ये है जोधाबाई का वेज किचन। इस वेज किचन की एक खास बात है, इस पर 156 प्रकार के राजस्थानी झुमके का डिजाइन बना हुआ है। मैं अभी आपको वो झुमके के डिजाइन दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये है 156 टाइप के अलग अलग झुमके जो राजस्थानी झुमके हैं जो अकबर ने जोधाबाई के वेज किचन पे बनवाए थे। ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। फ्रेंड्स चलो अब मरियम महल के अंदर चलते हैं। यही वो पेंटिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था बट एक्चुअली ये पेंटिंग इतनी अच्छे से विजिबल नहीं है। पता नहीं आपको ये दिख भी रही है कि नहीं है बट थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे पेंटिंग था। बट जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आग लगाई थी तो पेंटिंग का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम। अभी मैं आपको मरियम महल का इंटीरियर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये भी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि फतेहपुर सीकरी में जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सारी की सारी
रेड सैंडस्टोन में बनी हुई है। दोस्तों ये जो आप अभी स्क्रीन पे सामने जो देख रहे हो ये है जोधा महल, बट ये एक साइड व्यू है जोधा महल का। एक्चुअली एंट्री दूसरी तरफ से है, हम लोग वहां पे थोड़ी देर के बाद एंट्री करने वाले हैं, तो इसके बारे में डिटेल में तब जानेंगे। उसके पहले हम लोग चलते हैं बिरबल पैलेस की तरफ। पहले हम लोग जानेंगे बिरबल पैलेस के बारे में। ये जो अभी स्क्रीन पे आप खूबसूरत सा पैलेस देख रहे हो ये है बिरबल पैलेस। ये 2 फ्लोर का पैलेस है और ऐसा कहा जाता है कि ये पहले रुकैया बेगम का महल हुआ करता था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, इस पैलेस के जस्ट बगल में घोड़ों का अस्तबल था, तो इसी के चलते बैड स्मेल का प्रॉब्लम होने की वजह से रुकैया बेगम अकबर से रिक्वेस्ट करती है कि उनके लिए एक नया महल बनवाया जाए जो कि छोटा हो बट बहुत खूबसूरत हो। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही जाना था, उसे टर्किश सुल्ताना हाउस भी कहते हैं। अगर बिरबल के बारे में बात की जाए तो उनका असली नाम महेश दास था और बिरबल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। एक्चुअली बिरबल एक टाइटल है जो उन्हें बादशाह अकबर ने दिया था। उस टाइम बिरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। ये घोड़ों का अस्तबल है जो कि बिल्कुल बिरबल पैलेस के बगल में है और जिसकी वजह से रुकैया बेगम नए महल की डिमांड करती है। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा अस्तबल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घोड़े रखते होंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी फाइनली हम आ गए हैं जोधा महल के पास। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये है जोधा महल। अगर जोधाबाई की बात करें तो जोधाबाई अकबर की 3rd वाइफ थी और जो कि हिंदू थी। अगर जोधाबाई के बैकग्राउंड की बात करें तो ये आमेर के राजपूत किंग राजा भरमल की बेटी थी। जोधाबाई और अकबर की शादी मुगल्स और राजपूत के रिलेशन का एक टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। जोधाबाई का कल्चर राजपूताना था, तो इसीलिए बादशाह अकबर ने उनके लिए ये हवेली बना दी थी। क्या आपको पता है दोस्तों, शादी करते टाइम जोधाबाई ने अकबर के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी वो अपना धर्म चेंज नहीं करेगी। दूसरी शर्त थी उनके लिए इस हवेली में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अकबर ने जोधाबाई की दोनों शर्तें मान ली और इसी के चलते अकबर ने इसी महल के अंदर जोधाबाई के लिए एक मंदिर बना के दिया और उसमें जोधाबाई श्री कृष्णा की पूजा करती थी। चलो फिर महल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो विंडो के ऊपर वाला जो डिजाइन है ये तिरुपति बालाजी से इंस्पायर्ड है। ये जोधा महल के अंदर का पोर्शन है। आप देख सकते हो ये महल काफी बड़ा है। ये पैलेस का आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है। जो बालकनीज आप देख सकते हो वो सारी राजपूती यानी हिंदू आर्किटेक्चर में है और जो ऊपर डोम्स दिख रहे हैं वो इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। इस पैलेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था विंटर पैलेस और दूसरा है समर पैलेस। जोधाबाई के भाई भगवान दास ने जोधाबाई की देखभाल के लिए 100 नौकरानियां भेजी थी। वो सारी दासियां भी इसी महल में रहती थी। यहाँ पर सामने तुलसी का पौधा होता था जहाँ पर जोधाबाई जल चढ़ाया करती थी। ये जो आप सामने देख रहे हो ये श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति थी जो जोधाबाई अपने मायके से साथ लेके आई थी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये समर पैलेस है। समर पैलेस में एक्चुअली जाली वाले विंडोज हुआ करते थे जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहता था। ये जो सामने देख रहे हो ये विंटर पैलेस है। ये कम्प्लीटली पैक होता था, इसमें कोई विंडोज नहीं होते थे। दोस्तों इस पैलेस का 90% आर्किटेक्चर जो है वो हिंदू आर्किटेक्चर है और यहाँ पे बस डोम्स जो यूज किए हैं वो मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है। अभी जो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये समर पैलेस के इंटीरियर का डिजाइन है। आप देख सकते हो राजपूत आर्किटेक्चर है ये, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से डिजाइंड है किया हुआ, आप देख सकते हो ये। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी फतेहपुर के बहुत सारे पैलेसेस को देखा है। आपको उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक्चुअली इस पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ फतेहपुर की बात की है, अभी भी सीकरी बचा हुआ है। सीकरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। वो भी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।